हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर अपना वही बढ़िया सा चैप्टर, बैंक ऑडिट। और आज जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में सर? हम बात करने वाले हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। सिंपल है, बेसिक बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पे। वो चेक करना है नॉर्मल ऑडिट, राइट। अपना एसेट साइड खत्म हो चुका है, अब हम लोग कैपिटल और लाइबिलिटी साइड में प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी कैपिटल की, ठीक है। सो द ऑडिटर में कैरी आउट द ऑडिट ऑफ वेरियस आइटम्स अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाट शेयर कैपिटल इन द फॉलोइंग मैनर। तो क्या क्या बातें हैं, आइए जरा फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस, साथ में हाईलाइट करते रहना इसको, बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट होते जाएगा। द ऑडिटर शुड वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस इन केस देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, बराबर है। सो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। An increase in the subscribed paid up share capital of the banking company, on the other hand, should also be verified with reference to what? Prospectus or other offer documents, reports received from registrar to the bank, to the registrar, bank statement, returns filed with the registrar of the companies, etc. क्लियर है एकदम? ये बेसिकली अपने को जो है फर्स्ट पॉइंट जो है, ये शेयर कैपिटल के ऑडिट का अपने को ध्यान में रखने का। क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है कैपिटल के बारे में? ओपनिंग बैलेंस देखना है। ओपनिंग बैलेंस में अब इधर मूवमेंट की बात करेंगे, तो मूवमेंट में आपने अगर एडिशन किया है तो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। तो उस केस में आपको प्रोस्पेक्टस, रिटर्न्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, बराबर है, एमओए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, which is also called as CRAR, capital risk adequacy ratio, CRAR। कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए। क्या होता है आप समझिए कि कभी कभी एडवर्स सिचुएशंस में बैंक्स के पास मान लो अगर डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, या मतलब कोविड का सिचुएशन ले लो कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं तो लोग बैंक में क्या ही जमा करेंगे, बट बैंक को तो जितना पैसा अपन ने डिपॉजिट करा है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना बैंक को। तो आप समझिए बात को, ऐसे केस में यहां पे जो बेसिल कमेटी है, कौन सी कमेटी? बेसिल कमेटी। 1998 में इन्होंने क्या बोला, एक फॉर्मली बैंक्स ने एक कैपिटल टू रिस्क एक रेशियो मेंटेन करना है, तो एडिक्वेट कैपिटल होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई कि एडिक्वेट परसेंटेज ऑफ कैपिटल है ना कंपेयर टू द रिस्क। ये कितना परसेंट है सर? दिस कैपिटल एडिक्वेसी डियर फ्रेंड्स इज 9%। कितना परसेंट है? 9%, 9। द टर्म कैपिटल एडिक्वेसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब the adequacy of capital resources of a bank in relation to the risk associated with its operation। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल टू रिस्क व्हाट? एडिक्वेसी रेशियो, ये आपने को मेंटेन करने का। दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर बाय बैंकिंग ऑथोरिटीज। तो ये G10 नेशंस ने बेसिल कमेटी 1988 में इसको अडॉप्ट किया था। द फ्रेमवर्क अटेम्प्टेड क्या चीज को? ध्यान से सुनना। कैपिटल नीड्स टू इट्स रिस्क प्रोफाइल टू स्ट्रेंथन द साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग, बराबर है। इट ऑल्सो सॉट टू गिव बैंक्स एन इंसेंटिव टू होल्ड लोअर रिस्क एसेट, incorporate off-balance sheet exposures explicitly into capital assessment and achieve greater uniformity in application of capital standards। ठीक है। ये जो है बैंक को उन्होंने क्या बोला है? टू गिव व्हाट? इंसेंटिव टू होल्ड लोअर रिस्क एसेट्स,
ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल टू रिस्क, सो कैपिटल के मुकाबले आप कितना रिस्क आप होल्ड करते हो, बराबर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, बराबर है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह अपन देते हैं ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि वो एक्चुअल रिस्क नहीं है ना, बाद में वो इन्वोक होगी तब रिस्क होगी। सो आप कितना रिस्क आप होल्ड कर रहे हो, तो लोअर रिस्क एसेट्स लो, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स को भी आप कंसीडर करो, सो दैट आपको पता चले कि आपका कैपिटल उस रिस्क को लेके एडिक्वेट है नहीं। तो ये सब बातें आप क्या करिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए। समझा क्या बात को? रिस्क मतलब क्या है, यहां पे आप पूछ रहे हो सर ये रिस्क मतलब क्या है? रिस्क मतलब भाई जो भी अपन एडवांसेस देते हैं, बराबर है, वो तो रिस्क लिया ना बैंक ने, बराबर है, लोन दिया बैंक ने, रिस्क लिया ना, ये तो ऐसे। आगे बढ़ते हैं। सो कैपिटल एडिक्वेसी, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग इज बेसिकली व्हाट वी से इज अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या कहते हैं कि इन द इवेंट ऑफ व्हाट, कि एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस वी हैव टू मेंटेन इनफ बफर टू स्टे व्हाट अफ्लोट, टू स्टे व्हाट इनफ बफर टू स्टे व्हाट अफ्लोट। अफ्लोट मतलब क्या है, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहना चाहिए, तो खत्म नहीं हो जाना है तो। समझा क्या बात को? सो यू हैव टू व्हाट स्टे अफ्लोट, ऐसा अपन बात करें तो दैट इज व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। सो स्ट्रेस मतलब क्या है कि प्रॉब्लम आएगा, दर्द होएगा, डिपॉजिट नहीं हो रहे, बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, केओस इज देयर, तो उसको आप कैसे डील करोगे, तो उसको स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। सो ये आपको समझ में आया आपको? फर्स्ट नॉर्मल कैपिटल, शेयर कैपिटल कैसा, कैपिटल एडिक्वेट, और स्ट्रेस टेस्टिंग होना चाहिए। सो बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या कहता है, फटाफट एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के समझ। सो बेसल 3 कहता है यू हैव टू हैव व्हाट कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है, बराबर है। बेसल कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स, ये क्यों होता है, प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एंड शेयर होल्डर्स by prescriptive rules for measuring capital adequacy, thereby evolving methods of determining regulatory capital and ensuring efficient use of capital. So capital adequacy किसके लिए, शेयर होल्डर्स और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपके पास हमेशा सही कैपिटल होना बहुत जरूरी है, सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। बेसल 3 अकॉर्ड strengthens the regulation, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट। बेसल 3 क्या बोलता है, रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा, किस बात को, रिस्क मैनेजमेंट को। इट इज अ ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ऑन कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ द बैंक्स, स्ट्रेस टेस्टिंग एज वेल एज मार्केट लिक्विडिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द गोल, नंबर 1, टू एब्जॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, improving risk management and governance, and strengthen the bank's transparency and disclosure standards, right? Capital adequacy measures in India, इंडिया में आप सबको पता है, हमने बताया अभी कितना परसेंटेज है दोस्त, 9%। तो ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय द रिस्क, so eligible total capital divided by the weighted risk weighted assets and off balance sheet items, तो इसको मिला के अपन क्या बोलेंगे, 9% आपको ये मेंटेन करना, ये इंडिया में रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है इंडिया में, 9%। ये टोटल एलिजिबल कैपिटल क्या होगा सर, ये टोटल एलिजिबल कैपिटल is Tier 1 capital plus Tier 2 capital. So क्या है ये Tier 1 Tier 2, आइए जरा बातचीत। So first let's talk about introduction. In India, the statutes governing various types of banks lay down
minimum capital requirements for them. Besides, there are also requirement for maintenance of the statutory reserves. Minimum capital plus statutory reserves. Considering various minimum capital requirements applicable to distinct types of banks and taking into account the Basel Committee, RBI adopted a uniform methodology of determining the capital adequacy of scheduled commercial banks. The Master Circular of Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline, NCAP, provides guidelines. So, क्या है? For capital adequacy framework, we should have sufficient capital to provide a stable resource to absorb any losses arising from the risk. So sufficient capital होना चाहिए. So वो capital दो कैटेगरी के आते हैं, एक टायर 1 कैपिटल और दूसरा टायर 2 कैपिटल. टायर 1 कैपिटल मतलब मेनली शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल दैट इज अवेलेबल टू द बैंक, जो आपका पूरा लॉस कवर करने के लिए रेडी रहेंगे. और फिर टायर 2 कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रिजर्व्स and certain types of subordinated debts. The loss absorption capacity is lower. So अपन क्या करेंगे इसको, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, इसको जोड़ेंगे अपन तो बच जाएगा दोस्तों क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. एंड इंडिया में वो कितना होना चाहिए, 9%. दैट्स इट. सो ये जो बात है अपने को इतनी ध्यान में रखनी है इन रिगार्ड्स टू व्हाट, ऑडिट ऑफ कैपिटल. फटाफट आप लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया से रीड करेंगे, समरी बनाते हैं क्विकली, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस पे चर्चा करेंगे. चलो स्टार्टिंग से पढ़ना है. रीड करो बच्चों. चलो तो इसका समरी बना लेगा बच्चों, है ना. आ जाओ. सो ये अपने एडवांसेस के बारे में की ये समरी हो चुकी थी. अब आप लोग
साथ में लिखेंगे इसको। ठीक है, सो ऑडिट ऑफ कैपिटल, सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखना है यहां पे, शेयर कैपिटल की बात हो रही है, आप लोग साथ में लिख रहे हैं इसको। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले वी हैव टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस। नंबर 2, अगर इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन कैपिटल, सो कौन सी बातें अपने को देखना है दोस्त। सो इंक्रीज इन कैपिटल अगर किया है तो डॉक्यूमेंट जो देखेंगे वो होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस एंड अदर ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद रिटर्न्स विथ आरओसी, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे उसको, रिपोर्ट्स फ्रॉम आरओसी। सो ये बेसिक अपने को देखने का है। क्लियर है? यस। साथ में लिखो क्योंकि पढ़ने के लिए समय दिया था ना। कैपिटल एडिक्वेसी, सो क्या बोलेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी टू एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए इन रिलेशन टू रिस्क। क्या इसका मतलब लिखेंगे, banks should have adequate capital in relation to risks। बराबर है। इसके अंदर वी हैव टू मेंटेन व्हाट, बेसल 3 फ्रेमवर्क, requires to maintain adequate CRAR in India। CRAR is equal to 9%। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन उसको, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ वेटेड एसेट्स इनटू 100। ये की पॉइंटर्स नोट करके रखना है, एग्जाम के एक दिन पहले इतना पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, तो की पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने की। समझा क्या बात को? यस। सो ये अपने को ध्यान में रखने का। उसमें टायर 1 कैपिटल की अगर बात करें, सो टायर 1 कैपिटल जो है दोस्त, हाईएस्ट क्वालिटी टू कवर लॉसेस। टायर 2 कैपिटल of lower quality to cover losses than टायर 1। ठीक है, लिखो इसको।
इसके अंदर क्या आएगा और इसके अंदर क्या आएगा? सो टायर 1 में वी विल हैव व्हाट? We will have share capital and disclosed reserves. ठीक है, और इधर क्या होगा? सर्टेन टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट्स, मतलब दूसरे जो कर्जा होगा वो। ठीक है, सो ये होगा, और दूसरे सर्टेन रिजर्व्स। सो ये जो है दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी के लिए ये मेन बात है, आपको ध्यान में रखना। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आप कंप्लीट कर लो, हरी अप। ओके, अब उसके बाद अपन बात करेंगे, इसमें कैपिटल के लिए जो अपने को लिखना है वो है क्या? व्हाट वी आल्सो हैव टू डू इज कैपिटल को लेके इज द स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या बोलते हैं कि वी शुड बी एबल टू सर्वाइव एनी पॉसिबल एडवर्स कंडीशंस। ठीक है ना, तो ये टेस्ट करना है कि क्या इतना एडिक्वेट कैपिटल है क्या। सो इसको क्या बोलेंगे अपन? एडिक्वेट कैपिटल टू सर्वाइव एनी पॉसिबल एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस। पॉसिबल, प्लॉसिबल, प्रोबेबल, ऑल इज सेम। ठीक है, सो ये जो है दोस्तों ये बात हो गई किसकी? स्ट्रेस टेस्टिंग की। फिर उसके बाद बेसल 3 फ्रेमवर्क, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एमसीक्यू के लिए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसल 3 फ्रेमवर्क। कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हमने? 3, जिसको 2 हिस्सों में डाल सकते। एक क्या करेगा? इंप्रूव दो बातें इंप्रूव करेगा सर। सबसे पहले वो क्या करेगा? बेसल 3 फ्रेमवर्क विल इंप्रूव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स, बराबर के नहीं, फ्रॉम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीजंस, वो हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस प्रोसेस को ठीक करेगा। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। लास्ट में स्ट्रेंथन बैंक्स ट्रांसपेरेंसी, बराबर है, एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स।
सो ये ऑब्जेक्टिव्स है बेसल 3 फ्रेमवर्क बेस्ट। सो अगर अपने को देखो एग्जाम में ये ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, ये बेसिक समरी आजू बाजू का सब छोड़ के अगर इतने पॉइंट्स लिखते सफिशिएंट है, ठीक है। लिखो इसको, फिर चलते प्रस्थान करते रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेके। ओपनिंग शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, कैपिटल एडिक्वेसी, स्ट्रेस टेस्टिंग, बेसल 3 फ्रेमवर्क, CRAR, ये पॉइंट्स हो गए। चल, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल डन नाउ, मूव टू द सेकेंड लाइन आइटम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कौन से रिजर्व्स है भाई? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम लोग जनरल रिजर्व की बात करते हैं। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइटम्स अपने को ओपनिंग बैलेंसेस, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर and deductions arising from the year are to be shown separately in respect of each item. तो इसका opening, addition, deduction. So as an audit approach, we have to verify opening balances of various reserves with reference to the audited balance sheet of the previous year. Additions to and deductions from the reserve should be verified in the usual manner with reference to board resolution or minutes. In case of statutory reserves and share premium, compliance with legal requirements should be examined. Thus, the auditor should specifically examine whether requirements of the governing legislation regarding transfer of prescribed percentage to the reserve fund to be complied with. In case of the bank, Barabar has been granted exemption from such transfer. The auditor should examine relevant documents granting exemption. Similarly, it should be examined whether appropriation from share premium account conform with the legal requirements. Compliance with foreign laws in respect of overseas branches need to be verified with by the auditor. So, चलो इसको भी basic points है, इसको cover कर लेते हैं। Audit of share capital, सो कौन से रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं? तो वो तो अपने को पता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स, प्रॉफिट, सब। सो इसमें अपने को क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई साथ में लिखो ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, एंड डिडक्शंस। ओपनिंग बैलेंस कैसे वेरीफाई करेगा? विथ प्रीवियस ईयर्स, क्या करना है अपने को? बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एडिशंस को कैसे वेरीफाई करेंगे? सो वी हैव टू वेरीफाई विथ व्हाट? द बोर्ड रेजोल्यूशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है उसके हिसाब से कंप्लाई किया या नहीं किया, उतना एडिशन किया या नहीं किया, वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें एडिशंस को लेके क्या बोलेंगे, यहां पे स्टार मार्क लगा देते हैं। स्टार मार्क क्या कहता है?
if granted exemption, if granted exemption, तो examine document granting एग्जेम्पशन, बराबर है कि नहीं? और डिडक्शंस तो जो डिडक्शंस हो गया उसके हिसाब से, ठीक है। सिंपल। ऐसे इजी है रे चैप्टर, बस वो क्या है, वो चैप्टर डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि ये चीजें जो है कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं ना इसको। पढ़ेगा इंडिया तब आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए भैया, अभी अपना अगला टॉपिक जो होने वाला है वो आपको बहुत मजा आने वाला है। कौन सा है सर? डिपॉजिट। अपन जो बैंक में पैसा जमा करते, अपने जो पैसे अपन ने जमा करे हैं बैंक में, वो अपने लिए एसेट बट बैंक के लिए लाइबिलिटी। सो डिपॉजिट्स की बात हो रही है। सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड, पहले इंट्रोडक्शन है, फटाफट रीड कर लेते हैं इसको। So deposits represent the important source of fund. In carrying out the audit of deposits and liabilities, we have to obtain reasonable assurance that all known liabilities are recorded and stated at appropriate amounts. So कहाँ पे डिपॉजिट है? करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट्स मतलब जो एक ड्यूरेशन फिक्स डिपॉजिट जैसा, एंड इन फॉरेन करेंसीज जो डिपॉजिटेड है वो। पहला कि ये सही सारे डिपॉजिट्स रिकॉर्ड होने चाहिए और सही अप्रोप्रिएट अमाउंट को लेके, ठीक है। रिमेंबर दैट डिपॉजिट एक्सेप्टेड आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स। ये हमको बचपन से पता है। रिपेएबल ऑन डिमांड, बराबर है, एंड आफ्टर अ फिक्स टर्म दैट इज टाइम। सो ऑन डिमांड अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया भी था, ठीक है। यस, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज को लेके सीआरआर एसएलआर में पढ़ा था अपन ने। सो करंट एंड सेविंग अकाउंट्स आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। Term deposits, that is fixed deposits known under different nomenclature in different banks, are repayable after a specified time period ranging from 7 days at a present to say 1 year or 5 years, ठीक है। Then we have is what? A recurring deposit, also an important variant of term deposits in which a specified sum is deposited in the account at regular intervals for a predetermined period. Recurring मतलब बैक टू बैक, हर महीने आपको भरना है, हर महीने हर साल आपको भरना है। कितने समय के लिए? वो फिक्स्ड है। एट मैच्योरिटी इट इज रीपेड अलोंग विथ व्हाट? इंटरेस्ट। तो ये डिपॉजिट्स की बात। डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसीज, एग्जांपल फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट FCNR are accounts which are opened by non-resident Indians in the form of fixed deposit only. क्लियर एकदम। सो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट लेते हैं बट इन अ फॉरेन करेंसी। बिसाइड्स दीज देयर आर सम अकाउंट्स लाइक नॉन रेसिडेंट अकाउंट रुपी अकाउंट स्कीम, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट स्कीम। सो नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स रुपी अकाउंट एक्सटर्नल and ordinary may be opened by non-resident Indians and persons of Indian origin. NRO account may be opened by all non-residents. These accounts may be maintained in the form of saving, current, recurring, and are dominated in Indian rupees. Deposits appearing in balance sheet of most of the branches. Hence, they are of concern to auditors at branch and central and head office.
वेरीफाई वेरियस टाइप्स। तो ये टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आपको समझ में आया क्या, डिमांड एंड टाइम। तो ये अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स के बारे में बात हो गई है। सो क्विकली इसको अपन नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनका वेरिफिकेशन प्रोसीजर पे डिस्कस करेंगे। क्या है, एक क्विक ऑन द गो नोट्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बाद में पूरा इतना रीड नहीं करना। सो वी टॉक अबाउट व्हाट, डिपॉजिट्स। पहले फटाफट आप मुझे डिक्टेट करो, फिर लिख लेना। नंबर 1, करंट अकाउंट। नंबर 2, सेविंग अकाउंट। ये हो गए डिमांड डिपॉजिट्स। नंबर 3, टर्म डिपॉजिट्स। ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नंबर 4, आरडी, recurring deposits. They are time deposits. Number 5, deposits in foreign currency. इसमें दो अकाउंट, एनआरई, एनआर। सो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल एंड क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। ई मतलब एक्सटर्नल, ओ मतलब ऑर्डिनरी, ठीक है। सो एनआरई अकाउंट्स में बी ओपन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस and of Indian origin, can be opened by non-resident of Indian origin. This account can be opened by all non-residents। ठीक है, लिखो इसको। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका वेरिफिकेशन फटाफट फटाफट हाइलाइटर का गेम चालू करेंगे। वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर। केवाईसी नॉर्म्स है क्या? Verify that it is opened in the name of individuals, HUF, some approved institutions like trust and educational institutions, etc. Approved। कंपनीज के बराबर पार्टनरशिप फर्म्स के सेविंग अकाउंट्स नहीं खुल सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दैट सेविंग्स अकाउंट आर नॉट ओपन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल कंसर्न। The business transactions are carried on in current account, which can be opened for all kind of customers like companies, individuals, partnership firms, etc. Then verify the balances, calculation of interest. Remember that no interest is paid on current account, we know that, बराबर है। Balance confirmation periodically, sampling basis पे confirmation is received. Debit balance in current account are not netted out
the current liabilities side, but appropriately included under the head advances. Inoperative accounts are high risk area of frauds in the banks. High risk area of frauds. As per RBI guidelines, a saving or current account should be treated as inoperative or dormant if there are no transaction in the account for over a period of 2 years. वेरीफाई, ये ध्यान में रखना है एमसीक्यू के लिए, 2 years के बाद वो इनऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट माना जाएगा. Ensure that inoperative accounts are revived only with proper authority. In this regard, cases where there is significant reduction in balances of such accounts as compared to previous year, examine the authorization of for withdrawals. मतलब इनऑपरेटिव अकाउंट है बट उसमें का बैलेंस कम हो गया तो भाई चेक करना पड़ेगा किसने परमिशन दिया है. फटाफट बेसिक पॉइंट पढ़ लीजिएगा अबाउट करंट एंड सेविंग अकाउंट. जनरल ध्यान में रखो कि क्या क्या बातें हम लोग को इसको वेरीफाई करने का है. चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म डिपॉजिट्स के बारे में. टर्म डिपॉजिट मतलब अपना फिक्स डिपॉजिट. सो अपने को रिसीट्स और सर्टिफिकेट, जो एफडी का रिसीट और सर्टिफिकेट मिलता है ना बेटा, सो वो कैसा होना चाहिए, ये सीरियली होना चाहिए. एक आध भी बीच में का गायब है तो आज क्वेश्चन. बराबर. इन केस ऑफ बल्क डिपॉजिट्स that is 2 crore and above for scheduled commercial banks, correct rate of interest has been offered. क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा ना. सो अगर बल्क डिपॉजिट है दैट इज ₹2 crore एंड अबव, सो आपको क्या करना है, इसका करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेक करना है. अगर वो क्लोजर हो गया ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, चेक वेदर फोर क्लोजर पेनल्टी हैज बीन डिडक्टेड एट एप्लीकेबल रेट्स. ठीक है. उसके बाद वी हैव टू वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर, करेक्टनेस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सैंपल बेसिस. आगे का भी पढ़ लेते हैं. इन फॉरेन करेंसी, बराबर, आरबीआई डायरेक्शंस, परमिसिबल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स converted into Indian rupees, examine whether increase or decrease has been taken to profit and loss, interest on deposits, NRE sample basis पे गाइडलाइंस. रिपैट्रिएबिलिटी मतलब वापस से उधर उनके घर भेजा है क्या वापस. सो एनआरई अकाउंट्स आर रिपैट्रिएबल. NRO accounts are not repatriable except for all the current income subject to certain conditions. General points: deposits are not inflated. For example, some customers might be given overdraft near the date of balance sheet and resultant overdrawn amount may be placed as deposit. मतलब non genuine sources से. आराम से 2 मिनट में सब बातें पढ़ लो. ये कहां से पढ़ना था अपने को, टर्म डिपॉजिट से पढ़ना है. ऑप्शन नहीं है, पढ़ो, गुस्सा नहीं करने का.
चलो शुरू करते हैं आगे। अब डिपॉजिट्स होने के बाद अगली कहानी है बोरोइंग्स की। ये पढ़ना चाहिए तुमने होमवर्क के लिए। अभी बोरोइंग्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद सही में बता रहा हूँ होमवर्क के लिए ही पढ़ना है। मैं भी आपके साथ रीड ही कर रहा हूँ यार इसको, ठीक है। हाँ बट कुछ छोटे मोटे डाउट्स है तो पूछ लेंगे उसको। बोरोइंग्स इन इंडिया फ्रॉम आरबीआई, अदर बैंक्स, अदर इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया। obtain confirmation certificates. External confirmation should be received directly by the auditor, SA 505. Clear distinction has been made between rediscount and refinance for disclosure. Borrowings of money at call and short notice are properly authorized. अदर लाइबिलिटीज भाई, बिल्स पेएबल, इंटर ऑफिस अक्रूड, ये आप होमवर्क के लिए पढ़ेंगे इसको। उसमें भी अदर एसेट्स होमवर्क के लिए पढ़ा था, ये अदर लाइबिलिटीज पढ़ लो इसको, सिंपल है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज पढ़ लेंगे अपन, पहले होमवर्क का दे देता हूं आपको। लो खत्म ही हो गया भाई, ठीक है। सो इसको पढ़ लीजिएगा, पहले बोरिंग्स का ऑडिट प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा, फिर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस होमवर्क के लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटीज शुरू करते हैं। चलो सो अभी अपन आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अबाउट द लास्ट पार्ट इन द लाइबिलिटी साइड, दैट इज बेटे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। बढ़िया एकदम सिंपल सा पार्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। तो जितने भी आइटम्स जो अपने को वेरीफाई करने हैं वो फिर अपना एक मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाफ पार्ट। फिर उसके बाद एक कॉन्करेंट ऑडिट है, उसमें भी वही सारी बातें जो है वो वेरीफाई करनी है। तो कॉन्करेंट ऑडिट क्या है उसको समझेंगे और वो सारे आइटम्स जो वेरीफाई करने हैं वो सारे उसके बारे में बातचीत कर लेंगे। सो अभी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले क्या क्या आता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज इज द क्लेम अगेंस्ट द बैंक, मतलब नॉट एक्नॉलेज्ड एज व्हाट डेट, इट इज व्हाट नॉट एक्नॉलेज्ड एज व्हाट डेट बाय द बैंक। जैसे अगर मान लो किसी ने डिस्प्यूट है कुछ किया, बराबर, किसी ने बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट किया है और वो उससे कंपेंसेशन वगैरह मांग रहे हैं, बट बैंक इज व्हाट कॉन्टेस्टिंग, बैंक कॉन्टेस्ट्स दिस क्लेम। मतलब बैंक क्या कर रहा है, बैंक फाइट कर रहा है उसको, बैंक बोल रहा है मैं नहीं भरेगा ये पैसा। तो इसको अपन बोलते हैं कि इट इज नॉट एक्नॉलेज्ड, बैंक इज कॉन्टेस्टिंग दिस क्लेम। अब भाई ऑब्वियसली बात है ना कि भले ही बैंक कॉन्टेस्ट करता है बट उसको वो लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी इसके बारे में भरोसा नहीं है। केस हार भी सकते हैं, केस जीत भी सकते हैं, इसी को तो कंटिजेंसी बोलते हैं। सो उसके बारे में बात हो रही है कि ये अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटी हो सकती है कि लोगों ने बैंक के अगेंस्ट क्लेम किया है बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। नंबर 2, लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, बराबर, मतलब किसी पार्टी ने आप समझिए पार्ट इन्वेस्टमेंट करा, किसी पार्टी ने क्या करा हुआ है, पार्ट इन्वेस्टमेंट करा और कुछ टर्म्स के बाद, और उसने क्या किया है, कुछ टर्म्स के बाद
बैंक ने क्या किया है, बैंक ने गारंटी दी है कि हम भरेंगे इसको, बराबर। बैलेंस जो है, ये बैलेंस कौन भरेगा, ये बैलेंस बैंक भरेगा। तो ये कब भरना पड़ सकता है, कब नहीं भरना पड़ सकता है, उसके कंडीशंस होते हैं। सो वो अपन क्या बोल रहे हैं, दैट इज द लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो हम लोग फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, कि फ्यूचर एक्सचेंज रेट, मैच्योरिटी डेट हम लोग डिसाइड कर लेंगे, मैच्योरिटी अमाउंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर के नहीं। या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे अपन बात कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एफ&ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसके अगेंस्ट भी जो लायबिलिटी अपनी आ सकती है, बराबर, के तो देने पड़ सकते हैं पैसे, तो वो भी अपना कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आती है। उसके बाद गारंटीज गिवन on behalf of the constituents, बराबर। so bank guarantee is a contingent liability. acceptances, endorsements और other obligations, जैसे अपन bills of exchange की बात करते हैं, जो हम लोग डिस्काउंट वगैरह करते हैं वो, and other items for which bank is contingently liable। तो आप समझिए ये सारी सारी जो बात है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं कि भाई these are the contingent liabilities of the bank। ये जमा किया आप सबको, यस। तो बस अब ये सारे आइटम्स को अपन ने एग्जाम में जब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, सो हमने क्या करना है, पहले अपने दिमाग में कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होती है ये समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल चल के ये आपको क्या करेंगे, केस स्टडी में क्या हो जाएगा, ये कोई पार्ट डाल देंगे केस स्टडी में। तो ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, बराबर, केस स्टडी में कुछ पार्ट आएगा, सो इसमें आपको बोलेंगे ये कैसे वेरीफाई करना, यू शुड बी एबल टू टैकल दिस, ठीक है। बिल्स फॉर, तो ऑडिट अप्रोच में अभी इसमें क्या बात होती है, ऑडिट कैसे करने का। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज वी आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद ऑल कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर आइडेंटिफाइड एंड प्रॉपर्ली वैल्यूड। कहां अपना कंटिंजेंट क्लेम आ सकता है, पहले हम लोग ने ऑडिट में करना है कि पहले पूरी इंफॉर्मेशन ले लो, समझ लो, और फिर वो करेक्टली वैल्यूड है या नहीं उसको चेक करो, बराबर। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, जो हम लोग बात करते हैं ऐसे नंबर 580 में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि ऑल द ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस have been accounted in the books of accounts as and when they take place. Sir, what is this off balance sheet items? ऐसे आइटम्स जो अपने बैलेंस शीट को इंपैक्ट नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे आइटम्स जो अपने बैलेंस शीट को इंपैक्ट नहीं करते। जैसे ये ऊपर के पूरे जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये कंटिंजेंसीज है ना, ये जो बैंक क्लेम कॉन्टेस्ट कर रहा है या पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है। अभी ये बैलेंस शीट को ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मतलब क्या है, दे डू नॉट इंपैक्ट बैलेंस शीट, समझा गया। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स वो है जो बैलेंस शीट को इंपैक्ट नहीं करते हैं, बट जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं, बराबर, तो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी अकाउंट। उसके बाद जब ये अकाउंट पर हो रहे, they should be entered into by following what a due procedure laid down। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, उसको एंट्री करना है। then they are supported by what, the underlying documents, बराबर, कि जब वो इवेंट हो रहा है, बराबर है, कि बाबा क्लेम आ गया है या वो इन्वेस्टमेंट पे करना पड़ रहा है, तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहले आप सारे को आइडेंटिफाई, फिर आप उन्हें अकाउंट तभी करेंगे जब वो इवेंट हो चुका है, वो एंटर करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सारे कंटिंजेंट लायबिलिटीज, बराबर के नहीं, इट हैज बीन व्हाट, डिस्क्लोज्ड, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दे डू नॉट इंक्लूड एनी क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटी
क्रिस्टलाइज्ड का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एनी सर्टेन लाइबिलिटीज, सर्टेन लाइबिलिटीज वो बैलेंस शीट में आ जाए, बराबर है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वो जो है वो क्रिस्टलाइज मतलब श्योर नहीं है ना अपन, सो सर्टेन लाइबिलिटीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड, बराबर है। दे आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट व्हाट प्रोविजन और एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सर्टेन हो गया उसका प्रोविजन सीधा बना। द एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी एएस 29 के हिसाब से आपने बेस्ट एस्टिमेट करना है। इन केस ऑफ गारंटीज issued by the bank, issued on behalf of bank directors, the bank has taken appropriate steps to ensure adequate and effective management has been made so that the commitments would be met out of the party's own resources and the bank will not be called upon to grant any loan or advances to meet the liability consequent upon invocation of the said guarantee, and that no violation of section 20 of Banking Regulation Act has arisen on account of such guarantee. So बैंक के गारंटी अगर है किसके लिए, डायरेक्टर्स के लिए, सो वो क्या बोलता है कि द बैंक हैज टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए किसके लिए, कि अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड सो दैट द कमिटमेंट्स विल बी मेट आउट ऑफ पार्टीज ओन रिसोर्सेज, बराबर के नहीं, डायरेक्टर्स के ही रिसोर्सेज से उनका पैसा जाए, and bank will not be called upon, bank will not be called upon to grant any loan or advances to meet the liability consequent upon invocation. तो बैंक के डायरेक्टर की गारंटी है, बैंक ने भले ही दी है, बट वो पैसे के लिए बैंक के फंड्स नहीं यूज करो, पार्टी के रिसोर्सेज सफिशिएंट होने चाहिए। मतलब पार्टी मतलब कौन यहाँ पे, पार्टी मतलब बैंक के डायरेक्टर्स, पार्टी मतलब बैंक के डायरेक्टर्स, ठीक है। Such contingent liabilities have not been disclosed on account of the fact that possibility of their outcome is removed. Include management justification for reaching such decision respect those contingent liabilities. Contingent liabilities which have not been disclosed on account of the fact that possibility of their outcome is remote, less, should include the management justification for reaching such a decision. अगर कोई भी liability आपने disclose नहीं करी है तो मैनेजमेंट से उसका जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर एकदम ये बात। सो ये सारी बातें जो है हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए ये हम लोग देखें, ठीक है, बेसिक ये चीजें अपने को देखना है। तो यहां तक कुछ समझ में आएगा दोस्तों? तो चलो तुरंत ही फटाफट क्या कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग अपना समरी बना लेते हैं। लगे स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा ये। स्टेप्स टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। नंबर 1, identify and properly value all contingent liabilities. नंबर 2, अब इसके अंदर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले अकाउंटेड व्हेन टेक्स प्लेस, by duly laid down procedure.
आगे विथ अंडरलाइन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो ये अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ये अपने को लेना है, बराबर है। तो ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ऑल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज दे आर व्हाट, they are what disclosed, all contingent liabilities have been what beta, they have been what disclosed, ठीक है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें क्विकली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट एज 29 के हिसाब से कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, उस लाइबिलिटी का आप क्या कीजिए, बेस्ट एस्टिमेट आपने निकाला। डायरेक्टर्स गारंटी, सो डायरेक्टर्स के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज उनके होने चाहिए कि वो लाइबिलिटी उनके इससे निकल जाए, बराबर के नहीं। तो उसके बाद लाइबिलिटीज नॉट डिस्क्लोज्ड, सारे डिस्क्लोज करने चाहिए, बट जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, फैक्ट दैट outcome is remote, obtain justification from management। सो ये ऐसा सिंपल वो एक पेज का दिख रहा है, ये ऐसा सिंपल इसका अंडरस्टैंडिंग, नोट करो इसको, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। ये जनरल है ऑडिट अप्रोच कि क्या क्या आपने देखना है।
चलो, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। ऑडिट प्रोसीजर्स, एक एक आइटम को क्विकली रीड करते हैं अभी, सो और समझते भी है बेसिक। कंटिंजेंट लायबिलिटीज ensure that the system where non-fund based facilities or additional ad hoc credit facilities are extended only to their regular constituents. Constituents का मतलब आप समझिए, बात हो रही है क्लाइंट्स की। और बेटा नॉन फंड बेस्ड मतलब आपको पता है, नॉन फंड बेस्ड मतलब अपन ने कारो के टाइम पे डिस्कस किया था इसको। सो नॉन फंड बेस्ड मतलब वह money has not been advanced, जहां पे अपन ने अभी तक पैसा दिया नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इसके एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट पॉइंट ये जो कहता है, अपने को ऑडिट प्रोसीजर में देखना है कि ये जो बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो नॉन फंड फैसिलिटीज है या एडहॉक क्रेडिट फैसिलिटीज है, उनके रेगुलर कस्टमर्स को ही दिया गया है, जो बहुत सालों से अकाउंट है उनका, उनके साथ बहुत सारे हम लोग अकाउंट्स खोल के रखे अलग अलग टाइप के, तो उन्हीं व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये ग्रीन वाला पॉइंट ध्यान में। सेकेंड पॉइंट ए बॉक्स मतलब जो बना लो। फिर सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ascertain whether there are adequate internal control to ensure that all the transactions giving rise to contingent liabilities are executed by the authorized persons to do so and in accordance with the laid down procedure। तो अपन ने ऑलरेडी पहले लिखा है कि laid down procedure होना चाहिए एंट्री वगैरह करने का। सो उसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बस इंटरनल कंट्रोल होना जरूरी है। एलसीज मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप समझते हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कैसे ट्रांजैक्शन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का, कि जैसे आप समझिए यहाँ पे एक इंपोर्टर है और यहाँ पे एक एक्सपोर्टर है। मैं इरेज करने वाला हूं, अगर आपकी इच्छा है लिखने की तो इसको लिख देना। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छे से लिखता हूं ताकि आप इसको लिखो, बट बाद में मैं इसको इरेज कर लूं। तो यहाँ पे जो है बच्चा, ये इंपोर्टर है और यहाँ पे जो है ये कौन है, एक्सपोर्टर। सो अभी क्या हुआ, ये इंपोर्टर बोलता है पहले तू मटेरियल बेच, बराबर के नहीं, ये इसको मटेरियल चाहिए। ये बोलता है इसको भाई पहले तू पैसा बेच, वो बोलता है पहले मैं नहीं भेजूंगा, दूसरा भी बोलता है मैं नहीं पहले भेजूंगा। यार ऐसे केस में तो कभी ये ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं ना, सही है सर। तो ऐसे केस में ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए बीच में एक बैंक आता है और बैंक क्या बोलता है इस एक्सपोर्टर को, इसका लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, बराबर कि इसका क्रेडिट वर्दीनेस पता, बराबर है। तो ऐसे केस में जब एक्सपोर्टर को ये एलसी मिल जाता है, एक्सपोर्टर बोलते हैं ले ले भाई गुड्स, और इंपोर्टर बोलते हैं बोला था ना मैंने, अब ले ले पैसा दे रहा हूं मैं, तो ये डायरेक्ट पैसा दे देगा। बट अगर इसने नहीं दिया तो बैंक तो है ही ना बीच में। तो इसीलिए बैंक्स क्या है, ये बैंक की कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि अगर इस इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को पैसा नहीं दिया तो ऐसे केस में बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो देना पड़ सकता है, नहीं देना पड़ सकता है, उसको अपन बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये तो क्लियर हो गया अभी। सो फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये एलसी की बात हो रही है, फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स अब समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा लिखने का टाइम तो दो, ले लो भाई। ये लेटर ऑफ क्रेडिट बोलो, इसको लेटर ऑफ कंफर्ट बोलो, कंफर्ट लेटर्स बोलो, तो ये सारी बातें जो है वो वही यही चीज को डिफाइन करती है। ओके चल, सो ये जो बेटा एलसीज है, ये फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, the payment to the overseas suppliers is made on the shipping documents, बराबर है, and after ensuring that the said documents are in conformity with the terms of LC। अगर देना पड़ रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देने। अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द बैंक्स
प्रोवाइड व्हाट एडिक्वेट रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस देखने का उन रिकॉर्ड्स का, रीजनेबलनेस ऑफ द ईयर एंड अमाउंट, मतलब ऑन एन एवरेज इतना ही कंटिंजेंट लायबिलिटी ईयर एंड को रहता है ना तुम्हारा, वो देखने का। कंफर्ट लेटर्स जो है ये भी कंसीडर करने चाहिए, शुड बी कंसीडर। एग्जामिन वेदर द बैंक हैज गिवन एनी गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट टू द बायर और सेलर, सो वो देखने का है। वेदर बैंक हैज एक्सटेंडेड एनी नॉन फंड फैसिलिटीज तो सेम टू द रेगुलर कस्टमर। तो मोर और लेस क्या दिख रहा है यहाँ पे, पॉइंट्स सर जी वो सेम ही है। देयर इज नो एज सच कोई ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एज सच इसके अंदर नहीं है। क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, जो मैंने आपको बताया कि बैंक इज कॉन्टेस्टिंग दैट एंड उस केस में क्या बोल रहे हैं फिर अपन, भाई हमको लग रहा है कि लाइबिलिटी नहीं है करके, तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं, रिलेवेंट एविडेंस अपने पास होना चाहिए कि क्यों आप बोल रहे हो कि आपकी ये लाइबिलिटी नहीं है। सो यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए ऐसे नंबर 501 उसके अंदर आप लिटिगेशन एंड क्लेम्स, लिटिगेशन एंड क्लेम्स ये वाला स्टैंडर्ड भी आप रेफरेंस कर सकते हो। ऐसे 501 में ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स में आप ये लिटिगेशन एंड क्लेम वाला मामला कंसीडर कर सकते हो। इसे 501 का नाम नहीं है लिटिगेशन एंड क्लेम, उसके अंदर का पार्ट। तो ये एविडेंस मतलब आप करस्पॉन्डेंस देख लो, अदर क्लेमनेंट्स वगैरह, मिनट्स आप देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के of contracts, agreements, list of pending legal cases, manage ascertain from the management the status of the claims outstanding as at the date, मतलब आप केस हार चुके हो, litigation मतलब dispute चालू है, claim मतलब you have to pay what the compensation, तो अगर बैलेंस शीट डेट पे कुछ compensation बाकी है तो वो पूछ लो, and subsequent events would provide the evidence, liability about forward and exchange contracts, derivative contracts, इसका स्टेटमेंट देख लो, physically verify the documents including confirmations, outstanding derivative contracts, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। बस आपको ये एफएम में आप पढ़ते ही हो इस चीज को, एसएफएम में तो बस वो आपको वेरीफाई करना है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, रेट स्वैप, ये सारी बातें। चलो, guarantees given on behalf of the constituents, बैंक guarantees, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, घिसे पीटे पॉइंट्स है भाई। कंट्रोल्स ओवर अनयूज्ड गारंटी kept under proper custody, guarantee register, list of outstanding guarantees, expired guarantees not to be included. AS 29 पूरा पूरा पढ़ो, होमवर्क के लिए दे दूंगा बट पढ़ोगे नहीं, ये पढ़ लो, बाकी तो ऊपर वाला पॉइंट तो अदर लाइबिलिटीज पढ़ना ही है आप। चलो आगे बढ़े, बढ़िया एकदम। acceptances and endorsements, evaluate the adequacy of internal controls over issuance of
क्या कर रहे हैं सर ये? वापस वही है सर, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, balance of letters of credit, register maintained by the bank. साथ साथ में मैं पहले हाईलाइट करके देता हूँ, फिर एक बार पढ़ो उसको। हाईलाइट भी कर लेना और पूरा पूरा डिटेल में पढ़ भी लेना। अब भी के अब भी आत्ताच्या आत्ता। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। अभी अपना बेसिक बेसिक पॉइंट, ऑडिट रिपोर्ट मस्त है ये।
इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक एक एक चीज ध्यान में रखिएगा. नेशनलाइज्ड बैंक, the auditor is required to make report to central government in which auditor should state the following. नेशनलाइज्ड बैंक को रिपोर्ट करने का है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ये पॉइंट नोट करके रखो. In the auditor's opinion, whether balance sheet is full and fair, containing all necessary particulars drawn up and give the true and fair view affairs of the bank. In case the auditor is called upon for any explanation or information, बराबर, whether it was satisfactory. Explanation मतलब क्या होता है कि आपको कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मतलब आपको पहले कुछ पता ही नहीं है, बराबर. जब आप वो पूछते हो फर्स्ट टाइम, जब आपको उसका नॉलेज मिलता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन. यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन. अब वो इंफॉर्मेशन अगर आपको क्लियर नहीं, आधी अधूरी है, उसमें कुछ क्वेरीज है, तो आप जो मानते हो उसको क्या कहते हैं अपन? एक्सप्लेनेशन. सो अपन ने रिपोर्ट करना है कि क्या वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ट्रू एंड फेयर है या नहीं है. उसके बाद whether or not transactions of the bank come to the auditor's notice are within the powers of the bank. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, it should be what? Within the powers. Returns received from the offices and branches are adequate for the purpose of audit. Profit and loss account shows the true balance of profit or loss. Any other matter which the auditor considers should be brought to the notice of the government. सो क्या क्या बातें हो गई अपने को ऑडिट रिपोर्ट में डालने की. सो सबसे पहले इसका चार्ट बना लेते हैं. नेशनलाइज्ड बैंक के केस में रिपोर्ट किसको करना है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को. करेक्ट. ऑडिट रिपोर्ट. सो अब ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं. सो सबसे पहले क्या रिपोर्ट करना है? ये जो ऑडिटर भैया है, इनके हिसाब से जो उन्हें इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो चाहिए था ऑडिट करने के लिए, बराबर है, क्या ये इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन उन्हें मिली है? क्या वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है? फिर ये इंफॉर्मेशन अगर सेटिस्फैक्टरी है तो अब ये भैया को बोल चेक करना है कि वेदर और नॉट द ट्रांजैक्शंस आर विद इन द पावर्स ऑफ बैंक. ट्रांजैक्शन विद इन पावर्स ऑफ बैंक, ये उसको चेक कर. फिर उसके बाद वो बोल रहा है ओके ट्रांजैक्शन तो हुआ, इट इज विद इन दी पावर्स ऑफ द बैंक, बराबर है. बट व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन एट द ब्रांचेस? सो रिटर्न्स फ्रॉम branches, whether it is adequate for purpose of audit, ये भी देखने का उसका. सही है एकदम. यस. तो ये बातें होने के बाद आपको समझ में आया ये सब बातें. अब इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये ऑडिटर को जब ये सारी जानकारी मिलती है तो उसको रिपोर्ट करने का है. दो अपने इंपॉर्टेंट बातें. एक बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, whether it is giving true and whether it is showing true position, and फिर उसके अलावा any other plus any other
मैटर्स। तो ये ऑडिट रिपोर्ट में अपन को बातें ध्यान में रखनी। और अगर ये कौन सी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक, तो इसका रिपोर्ट किसके पास जाएगा बॉस? तो इसका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो आइए आप। चलो, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो कंटेंट क्या होना चाहिए? बेसिक फॉर्मेट जो अपना ऑडिट रिपोर्ट का है, द ऑडिटर सेंट्रल एज वेल एज ब्रांच। सेंट्रल ऑडिटर मतलब मेन ऑडिटर, एंड ब्रांच ऑडिटर जो ब्रांच को ऑडिट कर रहे हैं, विल इशू अ रिपोर्ट एज पर एसए 700। उसके बाद 706 में एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर, 710 में कंपैरेटिव, 720 में जो हमने बात करी थी अबाउट द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और 705 ये रहा है यहाँ पे कि मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन देना है। तो टेक्निकली यहाँ पे आपको जो ऑडिट रिपोर्ट देना है वो एसए 700, और उसमें की ऑडिट मैटर्स देना है तो 701, 705, 706, 710, 720 सब काम है, ठीक है। The auditor should ensure that not only information relating to the number of unaudited branches, but quantification of advances, deposit, interest income and interest expense for such branches should also be given. So number of unaudited, quantification of advances, deposits, ये सब बातें भी आपने बतानी है। It may be noted that the auditor of the banking company is required to report on the matters covered under section 143. तो यहाँ पे सेक्शन कौन सा है? यहाँ पे 143 जो ड्यूटीज लगाता है ऑडिटर के ऊपर। बट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 जिसके अंदर अपने को कारो 2020 के ऊपर रिपोर्टिंग करना है, दिस इज व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। कारो इज नॉट एप्लीकेबल, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया। नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग, बराबर है। So as per the reporting requirement through Rule 11 of Companies Audit and Auditors Rule, the auditor's report shall include their views and comments on the following: whether they have disclosed any pending litigations, then material foreseeable losses,
and whether there has been any delay in transferring the amount to the IEPF, ये सब अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये सेक्शन नंबर, ये जो है ये किधर आता है, ये 143 सबसेक्शन 3 आई, ये जे में आता है, ये क्लॉज जे में आता है, बराबर है। सो ये अपना फंडिंग पार्टी इंटरमीडियरीज, बराबर है, ये वाला, ये याद है आपको, एक पार्टी इंटरमीडियरी इसको पैसा दिया, फिर इसको, ये पढ़ा है आपने। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड whether accounting software for maintaining its books of accounts, ये वाला आप रीड कर लीजिए, आपको ये ध्यान में आ जाएगा। नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये पढ़ा है भाई, चेक कर ले मॉड्यूल 1 में, बहुत टाइम हो गया, भूल गया होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली क्या है, एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है जो बैंक्स को, बैंक ऑडिटर्स को देना है, इसलिए तो कारों का रिपोर्टिंग नहीं आते। So besides the audit report, as per the statutory requirement discussed above, the terms of the auditors of public sector banks, private sector banks and foreign banks, as well as their branches, barabar, is required to furnish what? An LFA. The long form of audit report is to be given by statutory branch auditors as well as statutory central auditors. दोनों की requirement है, दोनों का. It is in the form of what? A question where observation comments have to be provided on various matters. ठीक है? So जैसा कारों में अपने को बोला जाता है ये चेक कर, वो चेक कर, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, इधर ही ऐसे अलग अलग मैटर्स पे क्वेश्चन है. Then consolidation is done at the head office level. It is to be submitted by statutory central auditors to management. The LFA on bank after due examination should be placed before ACB of the bank, right, indicating the action taken and the rectification of irregularities. A copy of the LFAR relative agenda note together submitted to RBI within 60 days of submission of LFAR by statutory auditors. तो इसके अंदर मेन बात क्या है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स ने भी क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है, कंसोलिडेशन हेड ऑफिस पे होगा, फिर उसके बाद 60 दिन के अंदर ये अपने को आरबीआई को सबमिट करना है। जिस दिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने दिया बैंक को, वो आरबीआई को। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स,
ओके, बैंक फ्रॉड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, 143 सबसेक्शन 12 ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर के may be prescribed, मतलब अमाउंट इज 1 करोड़ और मोर, evaluate system as a whole, right? So ये other reporting requirements, ये वाला इजी था, चैप्टर बढ़िया, लेंदी दिखता है, स्टार्टिंग का भी पार्ट पढ़ना है सर, पढ़ेंगे सर, कल हो जाएगा ये वाला बैंक ऑडिट अपना। नहीं कल नहीं होगा, 2 लेक्चर लगेंगे इसको, और क्योंकि स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ने में टाइम जाएगा, कॉन्करेंट ऑडिट आधा लेक्चर जाएगा उसमें, रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ये बस इस हिसाब से पढ़ लो कि आपको फ्यूचर में पता रहेगा कि भाई अपने को फ्यूचर में क्या क्या काम बैंक के लिए अपन और क्या क्या सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, पढ़ लो। इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICFR, LFAR, SLR का कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, इसकी फीस मिलती है, ट्रेजरी ऑपरेशंस, रिकंसिलिएशन ऑफ ओन एंड PMS, PMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, certificate on compliance with the bank of key areas of prudential and other guidelines, income recognition, asset classification, income recognition and provisioning, 143.12 का कुछ irregularity मिल रहा है क्या, custody of unused bank receipts, CRAR जो 9% है अपने को पता है, घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी के रिकमेंडेशंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, क्रेडिट डिपॉजिट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, क्लेम ऑफ वेरियस इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड सबवेंशन। सबवेंशन क्या होता है सर? सबवेंशन अभी बंद हो चुका है, वो कोई तो भी एक व्यक्ति उसकी वजह से वो सबवेंशन स्कीम में उसने फ्रॉड किया था। सबवेंशन मतलब क्या होता है कि बैंक पूरा पैसा देगा बिल्डर को, मतलब ट्रांजैक्शन आपको समझाता हूँ। सबवेंशन अब नहीं है, पहले था, तो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे ये बोरोवर है, यहाँ पे ये बैंक है, और यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। बोरोवर बोलता है मेरे को पैसे दे, बैंक पैसे दे देता है इसको 100%, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंक और कॉन्ट्रैक्टर और अपने में एक अरेंजमेंट होता है कि टिल बैंक पूरे पैसे दे देगा, और ये क्या बोलते हैं, टिल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर विल पे इंटरेस्ट। मतलब लोन बोरोवर के नाम पे है, कॉन्ट्रैक्टर को कोई लोन नहीं दे रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है, मैं लोन लेता तो मेरे को तो ब्याज वैसे ही भरना है ना, एक काम कर बोरोवर तू भर ले, तू लोन ले, पूरा पैसा मेरे को दे, और जब तक तेरे को मैं पोजीशन नहीं देता हूं ना, ब्याज नहीं भरेगा, तेरे को 1 रुपए का नुकसान नहीं हो, तो उसका सेल भी होता है। मतलब ऐसे केस में अगर अपने का ब्याज नहीं जाता है तो बोरोवर बोलता है बेस्ट है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे मिलता है, ये भी खुश, और बैंक को भी इंटरेस्ट मिलता है, बैंक भी खुश, तो तीनों पार्टीज खुश हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सबवेंशन स्कीम।
दिस इज कॉल्ड एज सबवेंशन। जब पोजीशन मिल जाता है वहां से फिर वो लोन का इंटरेस्ट और ईएमआई जो है पूरा फिर वो अपन चुकाना चालू। अब ये नहीं है सबवेंशन स्कीम, ठीक है। सो ये अलग अलग रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स हम लोग देते हैं। सो ये काम हो गया अपना। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। कॉन्करेंट ऑडिट हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे इसको, नहीं सिंपल है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, आपको कुछ बातें होमवर्क के लिए देता हूं, फटाफट अच्छे शब्दों में इधर मार्क करने का। होमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क कौन से एक्ट्स एप्लीकेबल है वो पढ़ लेंगे। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये होमवर्क के लिए पढ़ने। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ा दो, कंडक्ट ऑफ ऑडिट पढ़ा, सभी पूरा तो इंटर का है, सेम टू सेम। आईटी में स्पेशल कंसीडरेशंस पढ़ा दूंगा, इंटरनल ऑडिट पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया 10। तो इंट्रोडक्शन के दो तीन चीज पढ़ लेना, फिर उसके बाद क्या बोलते बड़े, कॉन्करेंट ऑडिट पढ़ेंगे। तो कॉन्करेंट ऑडिट हो गया तो पूरा ये बैंक ऑडिट खत्म हो जाएगा एक दो लेक्चर्स में, फिर उसके बाद एनबीएफसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।